रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल देते हुए कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली एंटिसिपेटरी बेल दी थी एक्यूज को, उसमें कंडीशन थी एक कि चार्जशीट आने तक ये बेल वैलिड है। तो उसमें आयोग ने कुछ सेक्शंस ऐड किए थे। तो दोबारा अरेस्ट करने की एक्यूज को कोशिश की, तो एक्यूज ने दोबारा एंटिसिपेटरी बेल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो बेल एंटिसिपेटरी डिसमिस कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बेल को अलाउ करते हुए ये कहा कि अगर सेक्शंस ऐड कर रहा है आईयू, तो कोर्ट की परमिशन ले ही के अरेस्ट किया जाएगा एक्यूज को, वरना नहीं किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपके सब्सक्राइब। खिलाफ अगर बेलेबल वारंट इश्यू हो जाता है तो आप उसे कैंसिल नहीं करा सकते, क्योंकि बीएनएसएस में बेलेबल वारंट कैंसिलेशन का कोई प्रोसेस नहीं दिया है उसके प्रोविजंस में। आपको करना क्या होगा, कोर्ट के सामने अपीयर होना होगा, जो बेलेबल वारंट है उसकी टर्म्स को पूरा कराना होगा। कैंसिल सिर्फ नॉन बेलेबल वारंट हो सकता है। सेक्शन 72 सब क्लॉज 2 ऑफ बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ नॉन बेलेबल वारंट। इसे आप स्टे भी करा सकते हैं और अपनी हियरिंग की डेट पे बाद में कैंसिल भी करा सकते हैं। तब तक आप अरेस्ट नहीं होंगे जब तक स्टे है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को खारिज करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। उसमें ये कहा है कि कोई सेक्शन 528 बीएनएसएस में अगर हाईकोर्ट जा रहा है, मतलब क्वेश्चन ऑफ एफआईआर में हाईकोर्ट जा रहा है, तो हाईकोर्ट उसे खारिज कर दे रही, तो उसके साथ ये दो ऑर्डर कभी नहीं कर सकती हाईकोर्ट। पहला कि अरेस्ट तब तक नहीं होगा जब तक कॉग्निजेंस ट्रायल कोर्ट नहीं ले लेती है, और दूसरा ये कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन क्या होगी। ऐसी और जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपने एक केस में बेल ली और दूसरी पार्टी ने री एफआईआर दूसरे केस में डाल दी, तो ऐसे में आप इस हरासमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जी हाँ, आप आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट ऐसे हरासमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। आजकल होता क्या है कि आप एक केस में बेल लेते हैं, पुलिस के साथ मिलके दूसरी पार्टी दूसरी एफआईआर भेज देती है, आप उसमें बेल लेते हैं, रिलीज ऑर्डर आ जाता है, वो तीसरी एफआईआर करा देती है। ऐसे में पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 का ये वायलेशन है, और प्राइमा फेसा ये पाया कि एफआईआर का सक्सेशन से प्रोलॉन्ग कस्टडी के लिए किया जा रहा है। ये भी कहा आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और ऐसे एफआईआर का मिसयूज गलत है। थैंक यू। अगर आपको डाइवोर्स मिल गया है तो गलती से दूसरी शादी करने की जल्दी मत कीजिएगा, वरना आपको हो सकती है 7 साल की सजा। जब जब आपको डाइवोर्स मिल जाता है तो दूसरी पार्टी हाईकोर्ट में अपील कर देती है अगर लिमिटेशन पीरियड के अंदर, और उस दौरान आप शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाईगैमी का चार्ज लग सकता है। ये 90 डेज का टाइम कहाँ से आया? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 28 में लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है जो 90 डेज का है, मतलब 90 डेज के अंदर जो हस्बैंड या वाइफ अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। इसलिए कम से कम आपको 90 डेज का वेट करना है दूसरी शादी करने के लिए। अगर वो अपील डिसमिस हो जाती है हाई कोर्ट से तो बाईगैमी नहीं माना जाएगा, आपकी शादी वैलिड मानी जाएगी, सेकंड मैरिज। थैंक आपको यू। डाइवोर्स मिल गया है तो गलती से भी तुरंत शादी करने की गलती मत कीजिए, वरना आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। जैसे आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल गई है, तो 90 डेज़ का टाइम होता है लिमिटेशन पीरियड। तो ये लिमिटेशन पीरियड आया कहाँ से? सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट में लिमिटेशन पीरियड है अपील का, डाइवोर्स की डिग्री के अगेंस्ट 90 डेज़ का। और इस अपील के दौरान आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपके ऊपर बाईगैमी का चार्ज लग सकता है। अगर अपील डिसमिस हो जाती है तब तो ठीक है, बाईगैमी का चार्ज आपके ऊपर नहीं लगेगा। लेकिन आपको जब भी डाइवोर्स मिले तो 90 डेज तक वेट कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरी शादी कीजिए। आपको फाइनली डाइवोर्स मिल गया है तो तुरंत शादी मत कीजिए, वरना 7 साल की तक की सज़ा हो सकती है। जैसे डाइवोर्स आपको मिल गया है, डाइवोर्स की डिग्री मिल गई है, तो अपोजिट पार्टी हाई कोर्ट में 90 दिन के अंदर अपील फाइल कर सकती है। तो ये 90 दिन का टाइम कहाँ से आया? सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट में अपील का जो लिमिटेशन पीरियड है वो 90 डेज़ है। अगर 90 डेज़ के अंदर अपील कर देती है और उस अपील के दौरान आप शादी कर लेते हैं तो आपको बाईगैमी का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए जब भी आपकी डाइवोर्स की डिग्री मिले आप 90 दिन तक वेट कीजिए, उसके बाद ही शादी कीजिए। थैंक अब यू। 7 ईयर्स या उससे कम के ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया है जिसमें क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया था कि 35(3) बीएनएस का नोटिस देना 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस में मैंडेटरी है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस में 35(3) का नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो पूरा अरेस्ट इलीगल माना जाएगा और आपको इस ग्राउंड पर बेल भी मिल जाएगी, और अपनी बेल एप्लीकेशन में आप ये ग्राउंड भी लगा सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। अब 7 ईयर्स या उससे कम के ऑफेंस में पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। सत्येंद्र कुमार अंटिल का जजमेंट आया है जिसमें क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया था कि 35(3) बीएनएस का नोटिस देना 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस में मैंडेटरी है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 ईयर्स तक के ऑफेंसेस में 35(3) का नोटिस देना मैंडेटरी है। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो पूरा अरेस्ट इलीगल माना जाएगा और आपको इस ग्राउंड पर बेल भी मिल जाएगी, और अपनी बेल एप्लीकेशन में आप ये ग्राउंड भी लगा सकते हैं। ऐसी और अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पुलिस का मुझे नोटिस आया है तो हमें जाना चाहिए कि नहीं। जनरली नोटिस 41A या 35(3) बीएनएसएस का होता है। तो ऐसे में आपको नहीं जाना चाहिए जब तक आप एंटिसिपेटरी बेल ना ले लें, क्योंकि पुलिस चाहे जितना भी बोले कि आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, वहाँ पे वो आपके पैसे की डिमांड करेंगे जो कि आप मना कर देंगे तो आप हो गए अरेस्ट। इसलिए बिना एंटिसिपेटरी बेल के 41A के नोटिस का कंप्लायंस ना करें। थैंक यू। मुझसे पूछते हैं कि सर पुलिस का मुझे नोटिस आया है तो हमें जाना चाहिए कि नहीं। जनरली नोटिस 41A या 35(3) बीएनएसएस का होता है। तो ऐसे में आपको नहीं जाना चाहिए जब तक आप एंटिसिपेटरी बेल ना ले लें, क्योंकि पुलिस चाहे जितना भी बोले कि आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रही है, वहाँ पे वो आपके पैसे की डिमांड करेंगे जो कि आप मना कर देंगे तो आप हो गए अरेस्ट। इसलिए बिना एंटिसिपेटरी बेल के 41A के नोटिस का कंप्लायंस ना करें। थैंक यू। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुलह नहीं तो सीधे तलाक मंजूर। जहाँ पे रिश्ता इतना खराब हो चुका हो, जहाँ पे उसे जुड़ने का कोई उपाय ना हो और साथ रहने का कोई उपाय ना बचा हो, वहाँ पे 6 महीने इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि पत्नी को भरण पोषण, एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी पे न्यायपूर्ण तरीके से सुनवाई होगी और 6 महीना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 142 के तहत तुरंत तलाक दिया जाएगा। थैंक यू। ऐसी लीगल अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुलह नहीं तो सीधे तलाक मंजूर। जहाँ पे रिश्ता इतना खराब हो चुका हो, जहाँ पे उसे जुड़ने का कोई उपाय ना हो और साथ रहने का कोई उपाय ना बचा हो, वहाँ पे 6 महीने इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि पत्नी को भरण पोषण, एलिमनी और चाइल्ड कस्टडी पे न्यायपूर्ण तरीके से सुनवाई होगी और 6 महीना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 142 के तहत तुरंत तलाक दिया जाएगा। थैंक यू। ऐसी लीगल अपडेट के लिए मुझे सब्सक्राइब। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सुलह नहीं तो तलाक मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अहम फैसले में ये कहा है कि जहाँ पे रिश्ता पूरी तरीके से टूट चुका हो, जहाँ पे रिश्ता जुड़ने की कोई उम्मीद ना हो, वहाँ पे 6 महीना वेट करना वेस्ट है। 6 महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि पत्नी का भरण पोषण, एलिमनी और चाइल्ड की कस्टडी का न्यायपूर्ण फैसला किया जाएगा और आर्टिकल 142 के तहत 6 महीना वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत डाइवोर्स दिया जा सकता है। थैंक यू। लड़के भी इजली डाइवोर्स दे सकेंगे अगर वाइफ डाइवोर्स नहीं देना चाहे तो भी। इंडिया में दो तरीके के डाइवोर्स होते हैं, एक म्यूचुअल डाइवोर्स, एक कंटेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों पार्टी अपने कंसेंट से डाइवोर्स दे देती हैं, और जबकि कंटेस्टेड डाइवोर्स में एक पार्टी राजी होती है, एक पार्टी राजी नहीं होती है। तो जिस पार्टी को डाइवोर्स देना रहता है उसको ग्राउंड्स प्रूफ करने होते हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स में। तो पहला ग्राउंड होता है एडल्ट्री। अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ अफेयर में है तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। पहला ग्राउंड ये होता है। दूसरा ग्राउंड ये है कि डेजर्शन, जानबूझ के रिश्ते को खराब करना, घर से बाहर रहना। तीसरा ग्राउंड हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो इनक्यूरेबल हो, जिसका कोई इलाज ना हो। चौथा हो सकता है अनसाउंड माइंड, मतलब जो आपका पार्टनर है वो अनसाउंड माइंड का है। और पांचवा होता है क्रुएल्टी, फिजिकल एंड मेंटल बोथ। और इसके अलावा भी कई ग्राउंड्स होते हैं जिसपे आपको डाइवोर्स मिल सकता है। थैंक यू। कभी कोई दोस्त स्पा सेंटर जा रहा है अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने, उसी टाइम रेड पड़ जा रही है और वो पकड़ा जा रहा है, आपका क्लाइंट है, तो किसी भी कोवर्कर को पुलिस नहीं पकड़ सकती है। अभी रिसेंटली जजमेंट आया है जिसमें सेक्शन 329 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट में ये कहा गया है कि पुलिस किसी स्पा वर्कर या क्लाइंट को नहीं पकड़ सकती है। ऐसी और जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जिसमें बताया गया है कि बेटियों का हक बराबर का होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लड़कियों का हक जो है वो जन्म से होता है, जो शादी से ख़त्म नहीं होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सकें। थैंक यू। इन 5 पावर्स को आप जान जाएंगे तो आप सबसे पावरफुल हो जाएंगे। 90% लोग हाईकोर्ट की इन पावर्स को जानते ही नहीं है। पहला, अगर पुलिस आपको बिना बात के उठा ले जाती है या पुलिस स्टेशन में बैठाती है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस क्रेट फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको पुलिस खुद घर पहुंचा के आएगी और कंसर्न ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी भी होगी। दूसरा, अगर आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है या एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप हाईकोर्ट में मैंडेमस क्रेट फाइल कर सकते हैं, जिससे आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और या आपका कोई सरकारी काम रुका हुआ है वो भी पूरा हो जाएगा। तीसरा,
अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल में आपके खिलाफ कोई बिना सुने हुए ऑर्डर पास कर दिया गया है तो वो ऑर्डर आप क्वैश करा सकते हैं। सरसरारी की रिट आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। चौथा, अगर कोई ऑफिसर बिना अथॉरिटी के किसी ऑफिस में बैठा हुआ है या ऑफिस को होल्ड कर रहा है तो आप को वारंटो की रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जिससे उसको ऑफिस से हटवा सकते हैं। पांचवा, अगर आपके खिलाफ कोई ट्रिब्यूनल में या कोर्ट लोअर कोर्ट में इलीगल ऑर्डर पास कर दिया गया है या इलीगल प्रोसीडिंग चल रही है तो आप प्रोहिबिशन की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। थैंक यू। को भी बेल लेनी है तो इस वीडियो के अंदर ग्राउंड्स ऑफ बेल देख लो। अगर तुमने कोई ऑफेंस किया है तो कोर्ट तुम्हें इन ग्राउंड्स पे बेल देती है। पहला ग्राउंड ये रहता है कि टाइप ऑफ ऑफेंस, तुमने किस टाइप का क्राइम किया, कोई हीनियस क्राइम तो नहीं किया है। सेकंड ये रहता है कि अगर तुम्हें बेल दे दी जाए तो तुम एविडेंस को टैंपर तो नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय तो नहीं करोगे किसी एविडेंस को। तीसरा, कोर्ट देखती है आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री को, तुम्हारे ऊपर कोई पुराने केसेस तो नहीं है। चौथा, अगर तुम्हें बेल दे दी जाए तो तुम देश छोड़ के भागने की कोशिश तो नहीं करोगे। पांचवा, तुम्हारी मेडिकल कंडीशन पे भी कोर्ट तुम्हें बेल दे सकती है। और इसके अलावा अगर पुलिस टाइमली इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है तो कभी तुम्हें डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। थैंक यू। तुम्हारे खिलाफ कोई झूठी एफआईआर या कंप्लेन नहीं कर पाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को बस जान लो, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कोई झूठी एफआईआर या कंप्लेन नहीं कर पाएगा। उमे फार्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया है कि अगर कोई कंप्लेंट या एफआईआर होती है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया जाता है कि कंप्लेंट गलत है या झूठी है तो उस कंप्लेनेंट के खिलाफ, मतलब जिसने कंप्लेंट की थी उसके खिलाफ पुलिस को एफआईआर या कंप्लेंट लिखनी होगी। अगर पुलिस वाला ऐसा नहीं करता है तो पुलिस वाले के खिलाफ सेक्शन 199 बीएनएस में कार्रवाई होगी। इसके अलावा उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। थैंक यू। आपके ऊपर भी किसी ने छोटा क्रिमिनल केस कर दिया है या आपको परेशान करने के लिए छोटी एफआईआर लिखा दी है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, पहले अपने कंसर्न हाई कोर्ट में जाना है और एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन देनी है। हाई कोर्ट को सेक्शन 528 बीएनएसएस में पावर है कि वो किसी भी छोटी एफआईआर को क्वेश्चन कर दें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। थैंक यू।